Good morning, my dear friend. Today we'll talk about the class 11th NCERT chapter 2 relation and function. आज हम लोग बात करेंगे आपका फंक्शन के बारे में। देखिए, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा है, रिलेशन के हमने कुछ क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व किए हैं। आज हम फंक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज़ अ फंक्शन? तो पहली चीज़ आप याद रखिए, फंक्शन इज़ नथिंग बट जस्ट ए स्पेशल टाइप ऑफ द रिलेशन। मतलब फंक्शन भी आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ द रिलेशन ही होता है। तो होता क्या है, लेट अस सी बाय द डेफिनेशन। तो फंक्शन क्या है आपका? अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू बी, अ सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट वी। ठीक है, मतलब कि अगर आप फंक्शन की बात करो तो जो भी आपका डोमेन का सेट है उसकी कोडोमेन के सेट में केवल सिंगल इमेज ही होगी, है ना। अब रिलेशन में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज हो सकती है, लेकिन फंक्शन के केस में हर एलिमेंट की केवल एक यूनिक इमेज होगी, सिंगल इमेज होगी। समझिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक अगर हम पहले रिलेशन की बात करते हैं तो मैंने पढ़ा था कि ये मेरा सेट ए है और ये हमारा सेट बी मान लीजिए आप। ठीक है, हम लोगों ने कहा यहाँ पे था आपका -3 -2 1 2 3 कुछ भी मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे भी आपका था -3 -2 1 2 3। ठीक है, आपने वहाँ पर देखा था कि जो -3 की इमेज थी वो -3 भी हो सकती है, -3 की इमेज 1 भी हो सकती है, -3 की इमेज 3 भी हो सकती है। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि 1 की इमेज आपकी 1 भी हो सकती है, 1 आपका 2 से भी कनेक्ट हो सकता है। देखा था ना हमने वहाँ पर कि आपका जो एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ, सेट बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा था, रिलेट हो रहा था। तो इन दैट केस वी कैन से दैट कि एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज रिलेशन के अंदर हो सकती थी। लेकिन अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शन, ये क्या है हम लोग का रिलेशन था, क्या था रिलेशन। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो देखिए, फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो लाइक ये है आपका सेट ए, ये है आपका सेट बी, -3 -2 -1 1 2 3। यहाँ पर भी हम लोगों ने सेम लिया, -3 -2 -1 1 2 3। तो फंक्शन के अंदर क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ द ए विल बी कनेक्टेड टू द एलिमेंट ऑफ द बी विद द सिंगल एलिमेंट ऑफ द बी ओनली, है ना। मतलब जो ए का जो भी आपका एलिमेंट है वो केवल सिंगल एलिमेंट के साथ ही कनेक्ट होगा। लाइक मैंने कहा आपका -3 अगर -3 के साथ कनेक्ट है तो ये किसी और एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं होगा, किसी और एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं होगा। अगर आपका -1 1 के साथ रिलेट कर रहे हो आप, तो ये -1 किसी और एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं होगा। मतलब सिंपल से वे में हम देखें कि जो भी एलिमेंट है उनकी एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती। रिलेशन के अंदर क्या था, किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज हो सकती थी, लेकिन फंक्शन के अंदर किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती। आपको ऑलरेडी पता है, पहले वाला सेट डोमेन का सेट होता है, सेकंड वाला सेट कोडोमेन का सेट होता है। तो अगर मैं बोलूँ तो रिलेशन में एक डोमेन के एक एलिमेंट के लिए कोडोमेन में एक से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते थे, लेकिन फंक्शन की बात करें तो क्या होता है, फंक्शन में डोमेन के एक एलिमेंट के लिए रेंज के सेट में या कोडोमेन के सेट में एक से ज़्यादा एलिमेंट आपके नहीं होंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हो आप? क्या बात है हमारी? पहली बात, रेंज को ही इमेज कहा जाता है। ठीक है, जो रेंज हमने पढ़ी थी उसी को इमेज भी कहा जाता है। मतलब रिलेशन में क्या होता था, एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज हो सकती थी, लेकिन फंक्शन में किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होगी। अब आ जाते हैं इधर हम लोग। लाइक हमने कहा फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज डिनोटेड एज फंक्शन a टू b, है ना। इसको इस तरह आपका लिखा जाता है फंक्शन। इट मीन्स कि जो पहले वाला सेट है दैट इज द सेट ऑफ डोमेन, ये आपका डोमेन का सेट है, एंड द सेट b इज द सेट ऑफ कोडोमेन, ये आप लोग का कोडोमेन का सेट होता है ना। मतलब कोई भी उन्होंने फंक्शन लिखा है, यहाँ पे a टू b हो सकता है, दे हैव गिवन अस फंक्शन n टू n, फंक्शन n टू n। n का मीनिंग क्या होता है, नेचुरल नंबर। सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, n नेचुरल नंबर, r रियल नंबर, q रैशनल नंबर। ठीक है, तो मतलब क्या है, डोमेन भी आपका नेचुरल नंबर है और रेंज भी आपकी नेचुरल नंबर है। अगर आप बात करते हो r टू r, इट मीन्स कि जो डोमेन भी रियल नंबर है और जो कोडोमेन भी आपका रियल नंबर से ही आ रहा है ना। ठीक है, तो इस तरह फंक्शन को आपका डिनोट किया जाता है। आई होप आप लोग फंक्शन समझ पाए हो। एक बार और एक लाइन में इस बात को समझिए, रिलेशन के अंदर किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज हो सकती थी, लेकिन फंक्शन के अंदर किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती, तो ही वो आपका फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ द फंक्शन की। क्या बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो देखिए, वी हैव द वेरियस टाइप्स ऑफ द फंक्शन, जो कि हम इस साल पढ़ने वाले हैं। आपका कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं।
तो सबसे पहला मेरा फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या होता है हम लोग का? आइडेंटिटी फंक्शन। हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। सबसे पहला आपका होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। तो लेट अस सी व्हाट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। तो देखिए मैंने कहा मेरा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब देखिए जो फंक्शन क्या होता है आपका, एफ ऑफ एक्स होता है। तो अगर हमने एरो डायग्राम की हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि जो पहले वाला सेट है, लाइक सेट ए है मेरा, ये सेट मेरा बी है, तो यहाँ पर आपका एक्स एलिमेंट आता था, यहाँ पर आपका वाई एलिमेंट आता था, ठीक है। अब इसी y एलिमेंट को आप f ऑफ x भी लिख सकते हो। दिस y एलिमेंट इज ऑल्सो रिटन एज f ऑफ x, या फिर मैं बोलूँ तो मैं f ऑफ x को आपका y भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट y ओनली, ठीक है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। एक ऐसा फंक्शन जिसकी आप जो डोमेन पुट करो वही रेंज आ जाए, जिसकी हम जो डोमेन पुट करें वही उसकी रेंज आ जाए, तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एन मान लेते हैं, या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग एक्स, ठीक है। मैंने अब यहाँ पर अगर एक्स के प्लेस पे आपका 1 पुट किया तो इसकी इमेज क्या आई आपकी 1 ही आई। मैंने जब एक्स के प्लेस पे 2 पुट कर लिया तो मुझे वैल्यू 2 ही मिली। मैंने एफ के प्लेस पे 9 पुट किया तो मुझे क्या वैल्यू मिली फंक्शन की, 9 ही मिली। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब मैंने एक्स पुट किया और मुझे क्या मिल जाए आपका एक्स ही मिल जाए। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन, कि जो आपने डोमेन पुट की वही आपकी रेंज आ जाए। ओके, अब इसको हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ फंक्शन एफ R to R defined as y equal to f of x equal to x is where for all x belongs to real number is called an identity function, is called an identity function। तो देखिए इस तरह का जो फंक्शन होता है वो क्या कहलाता है आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है क्या होता है, ठीक है। अब अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ की बात कर लें, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम एक आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ की बात करें तो दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन ओनली। लाइक ये हम लोग का ग्राफ है, ये होगा आपका 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 सो ऑन, ये होगा +1 +2 +3 सो ऑन एंड -1 -2 -3 एंड सो ऑन। देखिए तो जो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होगा, जब आपने वैल्यू 1 पुट की तो यहाँ पे भी 1 आएगा, 2 पुट करने पर 2 आया, 3 पुट करने पर 3 आया। तो इसकी जो एक आपको ग्राफ मिलेगा दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन ओनली। क्या मिलेगा आप लोगों को? स्ट्रेट लाइन। तो आपको याद रखना है कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ही होगा। इसी तरह की लाइन आपको मिलती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम सेकंड फंक्शन की आपकी बात करें तो वो होता है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। क्या है सेकंड हम लोग का? कांस्टेंट फंक्शन। तो लेट अस सी व्हाट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो देखिए बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। देखिए कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, लाइक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी मीन्स मैंने फंक्शन का डोमेन कुछ भी पुट करूं लेकिन मेरी एक सेम वैल्यू हर बार निकल कर आए, तो दैट काइंड ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल बात समझिए, लाइक मेरा फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने कहा आपका ये है आपका 1 रेस्ट टू द पावर n या 1 रेस्ट टू द पावर x कर लेते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए। मैंने कहा सर x की वैल्यू मैंने आपकी 1 पुट की तो भी आंसर क्या आएगा 1। जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट की तो भी आंसर क्या आएगा 1, 1 रेस्ट टू द पावर 2 1 ही होता है। जब आपने x की वैल्यू 3 पुट की तो भी आंसर क्या आएगा आपका 1। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं दे आर कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन। क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट फंक्शन, जिसमें आप डोमेन कुछ भी पुट करो बट रेंज क्या होती हो आपकी सेम आती हो। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं दे आर कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन। तो इसे भी हम लिख लेते हैं क्या, अ फंक्शन, ये ग्राफ आपका उसका बना हुआ है आइडेंटिटी फंक्शन का। फंक्शन f R to R डिफाइंड एज
R2 are defined as y equal to f of x equal to c for all x belongs to R is called a constant function, is called a constant function। इसे मैं ग्राफ को रफ कर रहा हूँ, ठीक है। x belongs to R is called a constant function, है ना, ठीक है। मतलब क्या हो कि आप डोमेन कुछ भी पुट कर रहे हो, आपकी रेंज हमेशा सेम ही निकल कर आए। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं दे आर कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल बात समझिए, लाइक किस तरह ग्राफ बनेगा आपका। देखिए ग्राफ इसका कुछ अलग भी बन सकता है, मैं बता देता हूँ आपको, चीज़ें बता देता हूँ किस तरह होगा आपका। 1 2 3 4 सो ऑन, -1 -2 -3 एंड ये है आपका 1 2 3 और ये है आपका -1 -2। देखिए मैंने जब आपकी 1 पुट किया तो मुझे आंसर 1 मिला, 2 पुट करने पर भी 1 मिला, 3 पुट करने पर भी 1 मिला, -1 पुट करने पर भी 1 मिल रहा है, -2 पुट करने पर भी 1 मिला, -3 पुट करने पर भी आपका 1 मिला। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपकी क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन जो कि 1 से होके जा रही है। कहाँ से होके जा रही है हम लोग की, 1 से होके जा रही है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ इसी तरह बनता है। अब हो सकता है कि आपका 2 से चली जाए लाइन, -1 से चली जाए, -2 से चली जाए, तो ये आपकी फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके फंक्शन की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है। लेकिन हमने जो फंक्शन की हम बात करें, हमेशा क्या बनेगा उसका ग्राफ इस तरह का ही आपका बनेगा, ठीक है। वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट कि जो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है, ठीक है। तो ये हमने 2 टाइप ऑफ द फंक्शन के बारे में बात की। कौन कौन से थे हम लोग के, आइडेंटिटी फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन। थर्ड वाले की हम बात करते हैं। अब थर्ड होता है हम लोग का पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, अब देखिए पॉलिनोमियल में अगर आपको बताऊं तो ये तो बहुत बुरी बात होगी, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी 10th क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़कर आए हो। तो पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो देखिए वही होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन में आपका लगभग वही चीज़ होती है कि जिस फंक्शन के अंदर पॉलिनोमियल आ जाता हो दैट फंक्शन इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल फंक्शन। लाइक हमने कहा फंक्शन एफ R2 आर डिफाइंड एज y या f ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x रेस्ट टू द पावर n प्लस a2 x रेस्ट टू द पावर n-1 प्लस an x रेस्ट टू द पावर 0, ठीक है। इस तरह का जो फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या कहलाता है आपका, पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है ना। लाइक अब आपने पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बहुत कुछ आपने पढ़ा होगा, है ना। आपने प्रीवियस क्लास में पॉलिनोमियल जब फंक्शन पढ़कर आए हो वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की। किसकी बात करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, तो आप लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था। अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, मतलब अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। अब सर डिग्री क्या थी आपकी, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। फंक्शन में जो भी वेरिएबल लिखा है या पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल लिखा है उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट आपकी डिग्री कहलाती थी। तो अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूँ तो क्या होता है, अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने लिख दिया आपका f ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 7, वेरिएबल x से हाईएस्ट पावर 1 है तो ये होगा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ की बात करें तो दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। आपको मैं केवल ग्राफ बताने के लिए पूरा बता रहा हूँ। अगर लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, कहीं से भी वो कैसी भी स्ट्रेट लाइन बनी हो, बट लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, पढ़ा था हम लोगों ने। अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 हो, लाइक हम लोगों ने लिखा x² प्लस x प्लस 9x प्लस 20 मान लीजिए, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ग्राफ आपका बनता है, मैंने हम ग्राफ के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हम लोग का ग्राफ बनता है दैट विल बी ए पैराबोला। क्या बनेगा आपका, एक पैराबोला बनेगा, ठीक है, इस तरह का पैराबोला। अब इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो यहीं से बने पैराबोला, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, कैसा ही बने, बट क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है दैट इज अ पैराबोला। क्या होता है, हमेशा पैराबोला होता है, ठीक है। देन अगली अगर हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा आपका x³ प्लस 3x²
माइनस 9x प्लस 8, ठीक है। अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की बात करो तो यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस, कि ग्राफ इस तरह से आता है, इस तरह यहाँ से मुड़ जाता है, या फिर इधर से आएगा इधर से मुड़ जाएगा, ठीक है। दैट इज अ ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बात करते हैं, यही फंक्शन हमारे होते हैं, इससे अब आपका क्या कहा जाता है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। दिस काइंड ऑफ द फंक्शंस आर सेड टू बी द पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अगली अगर हम बात करते हैं, अगला फंक्शन है हमारा रैशनल फंक्शन। तो देखिए रैशनल फंक्शन भी कुछ अलग नहीं है, जो आप लोगों ने रैशनल नंबर पढ़े हैं उसी तरह आपका एक रैशनल फंक्शन हो जाता है। देखते हैं क्या होता है। पहली चीज तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q आर कॉल्ड द रैशनल नंबर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो वहीं पर अगर हम रैशनल फंक्शन की बात कर लें, रैशनल फंक्शन तो क्या हो जाएगा आपका, अब फंक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ px अपॉन qx दैट इज कॉल्ड द रैशनल फंक्शन। जो किसके फॉर्म में हो, आपका एक px अपॉन qx के फॉर्म में, वो फंक्शन क्या कहलाएगा, आपका रैशनल फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब फंक्शन which is in form of px upon qx where qx कैन नॉट बी 0, क्योंकि डिनोमिनेटर तो आपका 0 हो ही नहीं सकता। where q of x is not equal to 0 is called a rational function, है ना। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है वो क्या कहलाता है, आपका एक रैशनल फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब बात करें अगर हम रैशनल फंक्शन के एग्जांपल की, लाइक आपने लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये होगा आपका एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2, इस तरह के जो फंक्शन है वो क्या कहलाते हैं, हमारा रैशनल फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम रैशनल फंक्शन के ग्राफ की बात करते हैं तो हम लोग को जो रैशनल फंक्शन का ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरह का आपका हमेशा मिलेगा, है ना। बना कर देख लीजिएगा आप इस तरह का, एंड दैट विल गो लाइक दिस। अभी अलग अलग क्वाड्रेंट चेंज हो सकते हैं, लाइक इधर से गया इधर आ गया, ठीक है। तो ये होते हैं रैशनल फंक्शन का ग्राफ, इस तरह का हमें हमेशा मिलेगा, ठीक है। देन इसके बाद अगले फंक्शन की अगर जो बात आती है हमारा, तो अगला फिफ्थ टाइप जो होता है वो होता है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन देखिए मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, तो आपने ऑलरेडी मोड के बारे में पढ़ा है। लाइक फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू मॉड एक्स। तो देखिए मॉड एक्स मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है हमारा, कि अब हमारा डोमेन कोई भी रियल नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव रियल नंबर हो या नेगेटिव रियल नंबर हो, बट जो उसकी रेंज आएगी दैट विल बी ए पॉजिटिव रियल नंबर ओनली। उसकी रेंज क्या आना है, आपकी एक पॉजिटिव रियल नंबर ही आना है। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा दैट इज कॉल्ड अ मॉड्यूलस फंक्शन। तो हम बात कर लें अगर अब फंक्शन f आर टू पॉजिटिव आर, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे पॉजिटिव आर, क्योंकि इसकी जो क्या बोलेंगे हम, जो इसकी डोमेन है वो तो सारी रियल नंबर होगी, लेकिन जो रेंज है वो क्या होगी, केवल आपकी एक पॉजिटिव रियल नंबर होगी, है ना। तो अब फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एज वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज कॉल्ड अ मॉड्यूलस फंक्शन। अगर इस फंक्शन को मैं कुछ और आपका डिफाइन करूँ तो इस तरह से आपका बनता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सच दैट माइनस एक्स when x is less than 0 and x when x is greater and equal than 0। मतलब समझिए इस बात का कि मॉड्यूलस फंक्शन की दो वैल्यू होती है कि आप एक नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हो और एक आप पॉजिटिव वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर सकते हो। मतलब इसके अंदर आपने -1 भी पुट कर सकते हो और 1 भी पुट कर सकते हो, बट ये जो वैल्यू देगा, जो आंसर देगा दैट विल बी पॉजिटिव ओनली। हम पुट तो सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, लेकिन आंसर क्या आना है, पॉजिटिव रियल नंबर ही आना है, ठीक है। तो इसलिए ये हम लोगों ने लिखा है कि फंक्शन आपका -x भी हो सकता है, x भी हो सकता है, बट ये जो आंसर देगा दैट विल बी +x ओनली। आंसर क्या रहना है, +x ही रहना है, ठीक है। अब मैं इसके ग्राफ की अगर बात करूँ, मॉड्यूलस फंक्शन के मैं अगर ग्राफ की बात करता हूँ, देखिए इसका ग्राफ किस तरह बनता है। ये लिया हम लोगों ने 0, ये हो गया 1 2 3 4, यहाँ पर होगा -1 -2 -3, ठीक है। इसे बाय लिखा जाता है, पता है लिखा ही है हम लोगों ने 1 2 3, ये है -1 -2 -3। अब देखिए x की मैंने वैल्यू आपकी 1 पुट की तो मुझे आंसर मिला 1, 2 पुट की तो आंसर मिला 2, 3 पुट की तो आंसर मिला 3। आपने -1 पुट की देन यू विल गेट ऑल्सो 1, क्योंकि मॉड ऑफ -1 भी क्या होना है, 1 ही तो होना है।
-2 पुट करने पर हमें 2 मिलेगा, मॉड ऑफ -2 2 होना है, -3 पुट करने पर 3 मिलेगा। तो देखिए जो मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का बनकर आता है, इस तरह का मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ बनकर आता है। तो ये यही चीज़ बता रहा है केवल आपका कि चाहे आप नेगेटिव वैल्यू पुट करो या पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, यू विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू ओनली। वाई की वैल्यू क्या आनी है, पॉजिटिव ही आनी है। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड अ मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन की आप डेफिनेशन यहाँ से याद रखना है कि द एफ ऑफ एक्स, अगर आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स लिखा तो फंक्शन इस तरह आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, -x व्हेन या वेयर लिख सकते हो आप x लेस देन 0 और x व्हेन x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। देखिए बार बार हम इसे यूज़ करेंगे, जब भी हमें क्वेश्चन में आएगा मॉड्यूलस फंक्शन हम उसे 2 पार्ट में आपका डिवाइड करके यूज़ करेंगे, इसलिए मॉड्यूलस फंक्शन आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। देन इसके बाद हम अगली बात करते हैं, अगला फंक्शन आ जाता है हमारे पास। आई होप आप लोगों को समझ में आ पा रहा होगा, ठीक है। अगले फंक्शन की जो हम बात करते हैं, अगला फंक्शन है हम लोग के पास सिग्नम फंक्शन। क्या है हम लोग के पास, मॉड्यूलस के बाद आता है सिग्नम फंक्शन। देखते हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है आपका। अगला है सिग्नम फंक्शन। सिंघम नहीं है ना, नहीं तो सिंघम फंक्शन कर दो उसको। सिंघम नहीं है, क्या है, सिग्नम है, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। तो देखिए सिग्नम फंक्शन क्या होता है आपका, अब फंक्शन f is called a signum function if called a signum function if कब होता है सिग्नम फंक्शन, बात समझिए आप। देखिए सिग्नम फंक्शन क्या होता है, लाइक आपने कहा है कि जो आपका फंक्शन है ये है आपका -1 0 1, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप वेयर x लेस देन 0 व्हेन x इक्वल टू 0 और व्हेन x ग्रेटर देन 0, मतलब बात समझिए। सिग्नम फंक्शन क्या होता है आपका कि एक ऐसा फंक्शन जो कि आप कुछ भी रियल नंबर पुट करो, कोई भी डोमेन में आप कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, लेकिन जो आपके रेंज आना है वो या तो -1 आएगी या 0 आएगी या 1 आएगी, दैट फंक्शन इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन। मतलब सिंपल सी वे में एक लाइन में बात याद रखिए, सिग्नम फंक्शन की जो रेंज होती है वो -1 0 और 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकती। लाइक अब -1 कब होगी, जब आपने कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट की तो आपकी रेंज आएगी -1, अगर आपने 0 पुट किया तो रेंज आएगी 0, और अगर आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हो तो रेंज आएगी आपकी 1। इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकती, -2 0 2 नहीं होगा कभी भी, है ना, -1 0 और 1 ही होगी। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें कुछ भी डोमेन पुट करो लेकिन रेंज क्या होगी, नेगेटिव पुट करने पे -1, 0 पुट करने पे 0 और पॉजिटिव पुट करने पर +1। देखिए इसका ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ किस तरह बनता है, देखिए ये तो होगा 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3 लिख लेना है ना, ये x से, ये -1 से, ये y है, ये -y, नहीं तो मैंने नहीं लिखा तो आप भी नहीं लिखो, ठीक है। देख ये क्या हो गया आपका, 0 पुट करने पे हमें 0 मिला। अब मैं चाहे 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, 3 पुट करूँ, मुझे वैल्यू क्या मिलना है, 1 ही मिलना है। देखिए इस तरह की मुझे वैल्यू मिलना है 1। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलना है -1। तो इस तरह का जो ग्राफ बनता है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज -1 0 और 1 हो, दैट इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन, ठीक है। इसके बाद लास्ट है आपका 7th वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बड़ा सिंपल है आपका। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो पहली बात हम इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर क्या होते हैं आपका, ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड द इंटीजर। क्या कहलाते हैं आपका, इंटीजर कहलाते हैं। और ग्रेटेस्ट इंटीजर बात समझते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। पहली चीज़ तो ये कि अगर मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इट विल बी रिटन इन द बॉक्स ऑलवेज, है ना, मतलब बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। अब बात क्या होती है, क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लाइक मैं इस x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लूँ, आप पॉइंट वाली वैल्यू की बात करते हैं। लाइक मैंने कहा आपका वैल्यू है मेरी 2.3, तो आप पहले तो ये चीज़ देखिए 2.3 से छोटे इंटीजर क्या क्या होंगे, व्हाट आर द इंटीजर लेस देन 2.3।
तो आपने कहा सर इससे छोटा इंटीजर होगा 2, 1, 0, -1, -2 एंड यहाँ तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब बिन में देखिए कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, विच ये जो इंटीजर मिले इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो यू विल से सर 2 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या है? 2 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अगर आप बॉक्स से 2.3 की वैल्यू निकालोगे तो दैट विल बी 2 ओनली। क्या होगी? वैल्यू 2 होगी। और बात समझिए, आपने कहा सर 2.9 है, 2.9 से छोटे इंटीजर क्या है? 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 एंड सो ऑन। इनमें सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 2 ही है। तो बॉक्स से 2.9 की वैल्यू भी क्या होना है? 2 ही होना है। ठीक है, मतलब जो छोटे इंटीजर है, जो भी आपको वैल्यू दी है उससे जो छोटा वाला इंटीजर है ना, उनमें सबसे बड़ा इंटीजर जो होगा दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वही क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू। और बात समझिए, लाइक आपने कहा कि सर हम 3.6 की वैल्यू पुट करना है, तो 3.6 से छोटे इंटीजर क्या क्या होते हैं? 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। उन सब में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? 3 है। तो इस 3.6 की वैल्यू क्या होना है? 3 होना है। अगर आप बात करो 3.1, तो 3.1 से भी छोटे इंटीजर क्या है? 3 है। तो सभी की, तो 3.1 की वैल्यू क्या होना है? 3 होना है। मतलब बात समझिए, अगर आप 3.1 से लेकर 3.9 तक की बात कर लो तो सभी की वैल्यू 3 होना है। 2.1 से लेकर 2.9 तक की बात कर ले, सभी की वैल्यू 2 होना है। अब कोई सा भी इंटीजर हो आपका, मैं केवल आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी इंटीजर हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका क्या बोलता है कि जो भी आप वैल्यू पुट करो उसमें एक हमेशा कोई भी आप अगर डेसिमल वैल्यू भी यहाँ पर पुट करते हो तो इट विल गिव अ इंटीजर ओनली। आंसर क्या आएगा आपका? एक इंटीजर ही आएगा। और इंटीजर भी कौन सा होगा? जो उससे, जो कि गिवन नंबर से तो छोटा हो लेकिन उससे जितने भी छोटे इंटीजर है उनमें सबसे बड़ा हो, है ना। लाइक बात समझिए, लाइक मैंने लिखा बॉक्स 2.3, तो ये हो गया मेरा गिवन नंबर। इससे छोटा इंटीजर हो तो 2, 1, 0, -1, -2 हो गए। लेकिन जितने भी छोटे इंटीजर में सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा क्या था आपका? 2 था। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ 2। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, इसके ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, डेफिनेशन आप लोग बुक से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यू कैन राइट इट फ्रॉम द बुक, एनसीईआरटी बुक में काफ़ी अच्छी डेफिनेशन दी हुई है। देन अगर हम बात करते हैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ की, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2, -1 एंड -2। अब देखिए क्या होगा आपका ग्राफ। अब आपने कहा कि सर जो 1 वैल्यू कहाँ से होगी? 1 से लेके 1.9 तक की सभी की वैल्यू 1 होना है, ठीक है। और फिर आपका 2.1 से लेके 2.9 तक की सभी की वैल्यू 2 होना है। सिमिलरली यहाँ पर बात करें आपका, तो क्या होगा? 0 से लेके 0.9 तक की वैल्यू -1 होना है ना। एंड देन -1.1 से लेके -1.9 तक की वैल्यू -2 होना है। देखिए बात समझते हैं, लाइक मैंने कहा -2.9, तो -2.9 से छोटे इंटीजर क्या है? -2 है, -3 है एंड सो ऑन। तो सबसे छोटा क्या हुआ? -2, मतलब -2.9 की वैल्यू क्या होना? -2 ही होना है ना। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या कहलाता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द फंक्शन एंड द टाइप्स ऑफ द फंक्शन। अगर किसी भी टाइप में आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट इन दी अनदर वीडियो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट।